कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो आर्टिकल 366 डेफिनेशन है। यहाँ से शुरू करना मुझे सबसे सही लगता है। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई बुक्स वगैरह हैं तो आप ले सकते हैं, समझने में आसान रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 366 आर्टिकल 366 डेफिनेशन के बारे में बात करता है। एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम आर्टिकल शब्द का यूज़ करते हैं, ना कि सेक्शन शब्द का। इंडियन आईपीसी, इंडियन सीआरपीसी, सीपीसी ऐसे अन्य एक्ट में हम वहाँ पर सेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि आर्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आर्टिकल और सेक्शन में अंतर क्या है। क्यों ना हम सेक्शन जगह आर्टिकल वर्ड यूज़ कर लें और आर्टिकल जगह पर हम सेक्शन वर्ड यूज़ कर लें। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आर्टिकल एक्चुअली एक डिफरेंट टाइप का स्टार्टिंग फ्रेज होता है। इसका एक दूसरे आर्टिकल से कोई इंटरलिंकिंग नहीं होता है। वहीं पे सेक्शन, हर सेक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, इसलिए वहाँ पर सेक्शन होता है। आईपीसी में कोई भी आप सेक्शन पढ़ेंगे, कहीं उसके पीछे आप जैसे जाएंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो ये आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम आर्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। 21 अलग चीज़ें हैं, 22 अलग चीज़ है, 23 अलग चीज़ है, 24 अलग चीज़ है। ये सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड नहीं है। वहीं सेक्शन में आप जाएंगे, अगर आप सीआरपीसी लेते हैं, सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 4 जो है का जो सेक्शन 36 आता है, 36, 37, 38, 39, 40 आप देखेंगे। यहाँ पर 36 में पुलिस का जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बात हुआ है। 37 में पब्लिक को असिस्ट करना है पुलिस को, उसके बारे में बात हुआ है। 38 में जनरल पब्लिक को असिस्ट करना है किसी ऐसे प्राइवेट पर्सन को जिसको वारंट मिला हुआ है अरेस्ट करने का। वहीं पर आप जब आएंगे 39 में आपको तो जनरल पब्लिक को असिस्ट करना है, इंफॉर्मेशन देना है पुलिस को। और आप 40 में आएंगे तो इंटरलिंक मिलेगा आपको कि जो सरकारी कर्मचारी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे किसी क्राइम को लेकर। वैसे ही आगे आप जाएंगे 39 तो आप 40 हो गया, 41 में आएंगे तो अरेस्ट के बारे में बात हुआ है। तो पूरा एक इंटरलिंकिंग प्रोसीजर है। वहीं पर आप आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है, 2-3 चलेगा, आसपास खत्म हो जाएगा। फिर आर्टिकल 19 आ जाएगा, ऑटोमेटिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच आ जाएगा, वो चलेगा। 19-20 फिर चेंज हो जाएगा। फिर आर्टिकल 21 आ जाएगा, वो आपको बताता है कि लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। फिर 22 आ जाएगा, 21A है, 23, पूरा डिफरेंट है, सेक्शन डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। आइए हम 366 से स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ना जरूरी है। जब तक हम डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टच करना मेरे हिसाब से मूर्खता है। पहले आएंगे आप, स्टार्टिंग में आपको प्रीएम्बल मिला हुआ है। प्रीएम्बल एक तरह का सारांश है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब सारांशी आप पढ़ लेंगे, अब सारांशी एक ही बार पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन समझने की क्या जरूरत है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई सारांश आखिरी में समझ में आएगा। जब तक आप पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सारांश समझ में नहीं आएगा। आइए डेफिनेशन बदलते हैं। डेफिनेशन 366 कहता है कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। देखिए, एक टेक्निकल टर्म को भी मैं यहाँ डिफाइन करूँगा। अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड मतलब होता है, मान लीजिए आप, चलिए हम चलते हैं पोजीशन को लेकर किसी ज़मीन का विवाद चल रहा है, वहाँ मारपीट हो जाती है। वहाँ कोई बोलता है जाओ जाओ जल्दी से जाओ मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दो। तो आप नए नए हैं तो दिमाग में बात पूछेगी आपकी, थोड़े आप कचहरी में रह रहे हैं और मतलब गए हैं नए, तो आपको दिमाग में किस मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट क्या कर रहा है, यहाँ कॉन्टेस्ट का कहने का मतलब ये है, अगर साफ साफ उसने नहीं बोला किस मजिस्ट्रेट के पास जाना है, तो यहाँ कॉन्टेस्ट ये कर रहा है कि आप दौड़ के जाइए कंप्लेंट करेंगे। किसके पास बोल रहा है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। वो यहाँ पे वो स्टे लेने की बात नहीं कर रहा है। अगर स्टे लेना होगा तो आपको न्यायिक जो दंडाधिकारी है वहाँ जाना पड़ेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्टेस्ट की बात कर रहा है। अगर कॉन्टेस्ट, अगर कॉन्टेस्ट ऐसा रिक्वायर है तब तो हम कुछ और उसको उस तरीके से समझेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है वही समझेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैव बीन मीनिंग हियर बाय एक्सप्रेसली असाइन्ड टू देम, दैट इज से एग्रीकल्चर इनकम
मीन्स वही इनकम है जो इनकम टैक्स में दिया हुआ है। इनकम टैक्स में आप एग्रीकल्चर इनकम हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एग्जम्प्टेड एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम से जो पैसा हम लोग होता है वो एग्जम्प्टेड होता है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। जब आप ITR भरने जाएंगे इनकम से रिटर्न, उसमें कॉलम होता है कि इनकम टैक्स जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है उसको एग्जाम किया जाता है, 100% एग्जाम्पशन है वहाँ। उसके बाद जो दूसरा है उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब होता है, अभी हाल में कमेंटमेंट हुआ है एंग्लो इंडियन को लेके। इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के पिता या उसके एंसेस्टर जो यूरोप के रहने वाले थे, यूरोप के, ब्रिटेन के नहीं, यूरोप के, और वो इंडिया में आके रह रहे थे, एज अ इंडिया की टेरिटरी में आके रहे थे। कब? आज़ादी से पहले वाले में इंडिया की टेरिटरी में रह रहे थे वहाँ पे, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला है यहाँ पे, एक्चुअली इंडिया वर्ड यूज करना है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे थे, एज ए डोमिसाइल रह रहे थे, एंड वॉज बोर्न विद इन टेरिटरी ऑफ द पेरेंट हैबिचुअली रेसिडेंट, और वो यहाँ रह भी रहे थे। रेसिडेंस वर्ड यूज हुआ है, डोमिसाइल वर्ड यूज हुआ है, दोनों वर्ड यूज हुआ है। और टेम्पोररी वो नहीं रह रहे थे, ये भी कंसेप्ट, परमानेंट रेसिडेंस थे वहाँ पे। तब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि डोमिसाइल और रेसिडेंस में अंतर क्या है। देखिए, डोमिसाइल और रेसिडेंस समझने के लिए मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, रहने वाले आप बनारस के हैं, तो बनारस आपका डोमिसाइल है, वहाँ आप रह रहे हैं वो आपका रेसिडेंस है। बात समझ कुछ आई नहीं। तो देखिए, डोमिसाइल एक तरह से आपका आत्मा हो गई, ठीक, लेकिन फिजिकली आप कहाँ प्रेजेंट हैं? आप दिल्ली में। कोई भी लीगल कार्रवाई होगी दिल्ली में होगी, नोटिस जाएगा, बनारस में भी नोटिस आएगा। तो ये आपका जो साउल है, आत्मा है, ये अभी तक बनारस में ही है। भले आप दिल्ली में 10 साल रह रहे हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिजिकली आप प्रेजेंट वहाँ पे हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो दिल्ली में है। ये डोमिसाइल एक तरह से हो गया, ठीक। जब तक वो डोमिसाइल, जब आत्मा जो आपको लगा होगा, यहाँ से चेंज नहीं होगा, यहाँ से मूव नहीं करेंगे आप, लीगल टर्म्स के और भी मतलब है। लेकिन अगर हम नॉर्मल समझाने के पर्पज से बात करें तो डोमिसाइल जब तक मूव नहीं करेगा, जब तक वो आपकी आत्मा है आपके शरीर के साथ यहाँ से मूव न कर जाए, ठीक है। तो ये डोमिसाइल था, माता पिता थे एज डोमिसाइल यहाँ रह रहे थे, रेसिडेंस भी होना चाहिए और पैदा भी इंडिया में होना चाहिए। ये नहीं कि वो माता पिता डोमिसाइल यहाँ के हैं, रेसिडेंस यहाँ के, पैदा हुए इंग्लैंड में वो या यूरोप में पैदा हुए, घूमने गए पैदा हुए, नहीं चलेगा। वो बात कर रहा है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया का होना चाहिए। आर्टिकल में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आर्टिकल कहते हैं। बोरो का मतलब होता है इंक्लूड्स द राइजिंग ऑफ मनी बाय द ग्रांट ऑफ एन्युटी एंड लोन शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। मतलब बोरो मतलब क्या होता है? पैसा हमने बोरो किया है, मतलब लोन लिया हुआ है, या ग्रांट ऑफ एन्युटीज, कोई एक मुफ्त पैसा हुआ, बोरो किया हमने, उसकी बात हो रहा है। क्लॉज का मतलब आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर हम क्लॉज पढ़ते हैं। आर्टिकल 14, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, वही हम सेक्शन में पढ़ेंगे। सेक्शन, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है एनी टैक्स ऑन इनकम। इनकम पर जब टैक्स लगता है तो कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। तो कौन सी इनकम? पर्सनल इनकम बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है जो कंपनी की इनकम है उस पर बात हो रही है। कंपनी का जो इनकम है ना, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। लेकिन उसमें भी वो वाला इनकम नहीं जोड़ेंगे, कौन सा? एग्रीकल्चर इनकम। कंपनी का एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक। उसके बाद प्रोविंसेस, व्हाट यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविंसेस? कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन स्टेट, कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक। जो प्रेसिडेंट साहब इसको डिफाइन करेंगे उसको हम मानते हैं। इसको डेट मतलब क्या होता है? डेट मतलब बकाया, जो लायबिलिटी आपको देना है, पैसा लिए हैं उसको उधारी देना है, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। उसके बाद फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट में डेफिनेशन है। फेडरल कोर्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का एक्ट ही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो इससे पहले चलता, उसके अधीन एक आपको सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक कोड बनाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट उस जमाने में था, उसको फेडरल कोर्ट बोलते थे, ठीक। गुड्स का मतलब होता है ऑल द मटेरियल, कम्युनिटी एंड आर्टिकल। गुड में सब आते हैं, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है ये। ऑल द मटेरियल, कम्युनिटीज एंड आर्टिकल्स, या जब इसको आप डिफाइन किया जाएगा तो बहुत ही एलोबरेट वर्ड इसमें यूज है, ठीक है। गुड्स, हाई कोर्ट
क्लियर है, इंडियन स्टेट क्लियर है, पार्ट क्लियर है। पार्ट मतलब जो पार्ट बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ये बात कर रहा है, वो 352 में जो दिया उसके बारे में बात हो रही है। पब्लिक नोटिफिकेशन का मतलब होता है जो गजट में, गजट ऑफ इंडिया में निकाला गया है उसको पब्लिक नोटिफिकेशन कहते हैं, चाहे गजट ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट है उसको कहते हैं। या रेलवेज का मतलब क्या होता है, रेलवेज वो सब रेलवेज है, लेकिन कुछ चीज़ को छोड़ के, क्या रेलवे पार्ट नहीं है। ए ट्रैमवे होली विद इन म्यूनसिपल एरिया और एनी अदर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होली सिचुएटेड इन वन स्टेट एंड डिक्लेयर बाय द पार्टी बाय लॉ नॉट टू बी रेलवे। स्टेट ने डिक्लेयर किया कि रेलवे नहीं है तो रेलवे पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। शेड्यूल मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल दिया वो शेड्यूल है। शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट करता है कि सच कास्ट रेस ट्राइब, कास्ट भी है, रेस भी है, ट्राइब भी है, पार्ट ऑफ ग्रुप विद इन सच कास्ट रेस, उसके अंदर भी जो लोग आते हैं सब हैं। 341 जो शेड्यूल कास्ट है जो आर्टिकल है उसके बारे में बात कर रहा है वो। शेड्यूल ट्राइब मतलब सारी ट्राइब वो कम्युनिटी है जो आर्टिकल 342 में दिया गया है। सिक्योरिटी का मतलब होता है स्टॉक, ये थोड़ा कॉमर्शियल टर्म है इसमें। सर्विसेज का मतलब होता है गुड्स को छोड़ के सब कुछ सर्विसेज में आता है। ठीक है। उसके बाद सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, कास्ट की बात नहीं हो रही है, क्लास है ये, ओबीसी एक क्लास है नॉट कास्ट। ठीक। टैक्स ऑन इनकम इंक्लूड टैक्स ऑन प्रॉफिट, टैक्स ऑन इनकम मतलब प्रॉफिट में भी जो प्रॉफिट होगा उसको भी जो टैक्स लगेगा उसको भी बोलते हैं हम टैक्स ऑन इनकम। उसके बाद अगला है जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, ये हो गया, इतना डेफिनेशन दिया हुआ है। मान लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है और कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो इसमें डिफाइन नहीं है, तो क्या करेंगे, उस चीज़ को आर्टिकल 367 कवर करता है, 366 डेफिनेशन कवर करता है। और कोई मान लीजिए पढ़ते समय हमको मिल गया हमको ऐसा वर्ड जो इसमें हम डिस्कस किए कुछ है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे इंटरप्रेट करने आप, तो उसका इंटरप्रिटेशन आप 367 में जाके जनरल क्लॉज एक्ट 1897 है वहाँ आप जाकर पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है, वहाँ के उस एक्ट में क्या डेफिनेशन के बारे में बात ही हुआ है। तो अगर यहाँ पे ऐसा वर्ड डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया गया 366 में, तो 367 जनरल क्लॉज एक्ट में हम जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक। उसके बाद एक आर्टिकल और आता है 367 के बाद 372 आता है। जब ये अमेंडमेंट हुआ, जब ये कानून बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, तो कुछ चीज़ों को हटाया गया, जोड़ा गया। तो 372 इस चीज़ में बात करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हटाया गया, क्या चीज़ें हैं जो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है कौन चीज़ कब तक चलेंगी। जैसे हम अभी उसको आपको डिस्कस कर देता हूँ मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए, कंटिन्यूएंस इन द फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्टेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो कुछ हो सकता, कुछ एक्ट रहे होंगे, कहा गया ऐसा है तो इसको आप कुछ दिन चलाइए, 2 महीना चलाइए, 3 महीना चलाइए, 4 महीना चलाइए, ठीक है, चाहे 1 साल चलाइए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं और सारी पावर किसके पास होंगी, प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है एक तरह से। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली है। आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री करेंगे, आर्टिकल 1 से एंट्री होगी, कहाँ से एंट्री होगी मैं बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 366, 367 एंड 372 इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ पर फोकस करना है। थैंक यू।